हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, बहुत रट्टे लगाए हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये मिडाइवल से मॉडर्न, एंशिएंट से मिडाइवल एक पर्टिकुलर समय क्यों माना जाता है कि हाँ इस समय में एक चेंज आया होगा। तो जैसे मिडाइवल से मॉडर्न एक नया फेज स्टार्ट हुआ और आपने भी हिस्ट्री की बुक से अच्छा रटने लग गए, लेकिन क्यों, कैसे डिसाइड होता है ये? तो देखिए, इसमें देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर समय में क्या कुछ फंडामेंटल चेंजेस आए हमारे समाज में, सरकार में, व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अगर किसी समय में बहुत बड़े चेंजेस देखे गए इन सभी स्तरों पर, तो मान लिया जाता है कि अब एक नया फेज स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही एक फेज, मॉडर्न फेज जो था, उसका इंपॉर्टेंट पिलर था लिबरलिज्म। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे, सर ये लिबरलिज्म का हमसे तो कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में तो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ना हमारा है लिबरलिज्म में और ना ही है लिबरलिज्म हमारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो सोचना गलत होगा, क्योंकि हम सब की लाइफ में लिबरलिज्म का कंट्रीब्यूशन है। और आज लिबरलिज्म खतरे में है तो हमें जान लेना चाहिए, राइट। फिर हम जानेंगे कि राइट विंग लेफ्ट विंग की डिबेट है क्या, कैसे कनेक्ट कर रही है लिबरलिज्म से। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब ये वर्ड कंप्यूटर आया तो इसका मतलब था कि एक डिवाइस है जिसका पर्पस है कुछ कैलकुलेशन करना। लेकिन मुझे बताइए, क्या आज जो कंप्यूटर वर्ड है क्या एक कैलकुलेटर के लिए यूज होता है? नहीं, आज तो कंप्यूटर के कितने सारे फंक्शंस हो गए। इसी तरीके से जब ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग, लिबरलिज्म, तो इनके मायने भी समय के साथ बदलते हैं। लेकिन हम इस इशू को बिल्कुल रूट से पकड़ेंगे, फिर जानेंगे कि अभी क्या चल रहा है, और फिर इंडिया के बारे में भी यहां पर हम बात करेंगे। तो चलिए लिबरलिज्म का बेस पकड़ते हैं। जैसा कि आपको बताया, मिडाइवल से मॉडर्न में जो ट्रांजिशन हुआ, उस ट्रांजिशन को समझा गया लिबरलिज्म के द्वारा। तो मिडाइवल में ऐसा क्या चल रहा था? क्योंकि अगर कुछ बड़ा बदलाव होता है तो यानी कि कुछ ज़रूरत तो होगी उस बदलाव की, तभी बदलाव होता है। तो मिडाइवल टाइम में जो पॉपुलर आइडिया था सरकार को चलाने का, वो था मोनार्की, यानी कि राजतंत्र होता था, राजा होते थे। और राजा की आप लोग सुने, इसके लिए एक और कंसेप्ट था डिवाइन राइट्स का। डिवाइन राइट्स, डिवाइन का मतलब होता है गॉड, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, यानी कि आप पर राज करने का अधिकार राजा को किसने दिया है? भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। तो अगर राजा अच्छा है तो आपको थैंकफुल होना चाहिए, और अगर राजा खराब है, आपका शोषण कर रहा है, तो भी आपको उस जो आपके साथ हो रहा है उसको झेलना चाहिए। क्यों झेलना चाहिए? क्योंकि ये थ्योरी कहती थी ये एक तरीके से ईश्वर आपको प्योरीफाई करना चाहते हैं बाय गिविंग दिस पेन। तो इससे आपको एक बात पता लगी, यानी कि उस समय में जो लोग जी रहे थे, उनका जीना आपके जीने से बड़ा अलग था। क्योंकि आज अगर सरकार इस तरीके से आपको दबाए और कहे कि आप डिसाइड नहीं करोगे कि कौन राज करेगा, ये तो ईश्वर ने हमें पावर दी है, एक व्यक्ति को पावर दी और वो जो चाहे आपके साथ करे, तो मुझे बताइए क्या लंबे समय तक आप झेलेंगे? नहीं, आप रिवॉल्यूशन कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे, आवाज उठाएंगे। लेकिन उस समय पर ऐसा स्कोप नहीं था, यानी कि लोग भी आवाज नहीं उठाते थे। और पता है क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ये विश्वास गहराई तक बैठा था कि जो राजा है वो तो एक्चुअली सिंबल है ईश्वर का। तो इससे आपको एक बात पता लगी कि दुनिया पे राज करने के लिए कुछ विचारों को लोगों के बिलीफ सिस्टम में डाला जाता है, जिससे कि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। अब क्योंकि यहां पर शोषण हो रहा था, तो इससे हमें पता लगा कि सब्जुगेशन तो था ही, लोगों का दमन तो था ही, वहां पर राइट्स का कंसेप्ट नहीं था। यानी कि आप राजा से ये नहीं कह सकते थे कि मुझे ये अधिकार चाहिए, वो अधिकार चाहिए। राजा कहेगा कि क्या अधिकार? अधिकार नहीं। उस टाइम पर जो कंसेप्ट पॉपुलर था वो था ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी बताइए क्या है आपकी समाज के लिए, राजा के लिए। बस ड्यूटी का कंसेप्ट ज्यादा पॉपुलर था, राइट्स का नहीं। अब आप सोचेंगे कि सर राइट्स का कंसेप्ट पॉपुलर क्यों नहीं था? क्योंकि आज तो हम बिना राइट्स के नहीं रह सकते। वो इस वजह से क्योंकि उस टाइम पर यह नहीं माना जाता था कि हर कोई वर्दी है ऑफ राइट्स, हर कोई काबिल है अधिकारों को लेने के लिए, अधिकारों का प्रयोग करने के लिए। और इसी वजह से इक्वालिटी वाला कंसेप्ट भी नहीं था। यह माना जाता था कि कुछ लोग तो नेचुरली सुपीरियर हैं और कुछ लोग नेचुरली इंफीरियर हैं, वो इसी तरीके से जीने के लिए बने हैं। लेकिन क्योंकि शोषण हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में काउंटर आइडिया आया, और इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए जॉन लॉक को। अब क्योंकि एक विचार लोगों के बिलीफ सिस्टम में डाला गया और उसके द्वारा राजा और कुछ लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए,
तो इस शोषण को देखते हुए जॉन लॉक ने कहा अच्छा चलो हम भी एक काउंटर आइडिया लाते हैं। अगर हमने इस आइडिया को लोगों के बिलीफ सिस्टम में डाल दिया तो राजा और ये लोगों का शोषण नहीं कर पाएंगे आम जनता का। तो इन्होंने कहा कि देखिए एक्चुअल में जो सरकार होती है ना, ये ईश्वर ने नहीं बनाई थी, ये ईश्वर ने राजा को नहीं दी थी पावर। एक्चुअल में ये तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। आप कहेंगे यार ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोशल का मतलब है समाज और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दो पार्टीज या कुछ पार्टीज एक पेपर पे आई और उस पेपर पे कुछ कंडीशंस लिखी कि चलो भाई हम इस तरीके से व्यवस्था को चलाएंगे, आपको हम ये देंगे, आप हमें ये सर्विसेज देना। तो इन्होंने इसको लॉजिकल, मतलब अगर आपको लोगों की बिलीफ सिस्टम में इसको बैठाना है तो जाहिर सी बात है आपको लॉजिक देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि आज आप देख रहे हैं कि एक सरकार है, चाहे वो राजा चला रहा है, और कोई भी चीज़ अगर होती है, जैसे ये पेन है, अगर ये पेन आज मेरे यहाँ पर है, आई एम हैविंग दिस पेन, तो यानी कि एक समय वो भी होगा ना जब ये पेन क्रिएट हुआ होगा, राइट? आप यहाँ पर हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका भी क्रिएशन एक समय पर हुआ था कि नहीं हुआ था? तो एवरीथिंग विच एग्जिस्ट हैज सम क्रिएशन, हैज सम टाइम वेयर इट वाज क्रिएटेड। तो इसी तरीके से ये व्यवस्था अगर है तो एक टाइम ऐसा भी होगा जब व्यवस्था नहीं थी, एक निश्चित समय में क्रिएट हुई होगी। तो अगर उस समय की बात करें जहां पर कोई सरकार नहीं थी, तो ऐसे में वहां पर दुनिया कैसी होगी? आप खुद ही बताइए, तब आप समझ जाएंगे इस विचारक के विचार को। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके आसपास से पुलिस को हटा लिया जाए, जजेस को हटा दिया जाए, सरकार को हटा दिया जाए, तो आपका जीवन मस्त होगा या ग्रस्त होगा? बताइए आप में से जो लोग कहेंगे यार मस्त होगा। क्यों? कोई पुलिस नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, जो मर्जी आएगा वो करूंगा। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आप जिस तरीके से भी सिक्योर फील करते हैं, आप तो उसको ग्रांटेड ले लेते हैं ना, क्योंकि सिक्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। लेकिन अगर ये सब हट गया ना, तो कई लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो यानी कि इन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा होगा कि जब ये कुछ नहीं था और वहाँ पर अव्यवस्था होगी, वहाँ पर जो लाइफ है वो ब्रूटिश होगी, शॉर्ट लिफ्ट होगी, कोई भी अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे को कभी भी ख़त्म कर देगा, कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। तो ऐसे में लोगों ने उस टाइम सोचा होगा कि चलो भाई सब इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को हम पावर दे देते हैं कि भाई ये हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को चलाओ, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपको इसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से हम भी मुहैया कराएंगे, आप जो कानून बनाएंगे उसको हम सुनेंगे। ये हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। तो ये बेसिस था सरकार का। तो अब जनता ने कहा अच्छा, तो मतलब अभी तक जो हम बिलीव करके चल रहे थे कि ईश्वर ने बैठाया इनको, जो करे मान लो, ये तो गलत था, क्योंकि लॉजिक तो ये सही बैठ रहा है। अब आप सोचेंगे कि यार इस लॉजिक से फ़ायदा क्या हुआ? आम इंसान को फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब भले ही वो राजा राज करे, भले ही वहां पर कोई डेमोक्रेसी आए, लेकिन जो कंसेप्ट है स्टेट का, कंसेप्ट है गवर्नमेंट का, वो ये है कि भाई आप तो बने थे जनता द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट से, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब तक कंडीशन फुलफिल करते रहोगे तब तक रहोगे, और जिस दिन कंडीशन फुलफिल नहीं करी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, तो आप भी साफ हो जाएंगे वहां से, राइट? तो आपको ये लगता कि इससे जनता को बचाया जा सकता है सब्जुगेशन से, दमन से, क्योंकि अब आप जनता के लिए हैं वहां पर, राइट? तो फिर इन्होंने कहा कि देखिए, आप जो कह रहे थे कि जनता के पास राइट्स नहीं हो सकते, क्योंकि राइट्स जो हैं उनको दिए जाते हैं दोज हु आर वर्दी ऑफ राइट। जॉन लॉक ने कहा ऐसा है, एक समय ऐसा था कि जब केवल नेचर थी, जब मैं कह रहा हूं नेचर थी, इसका मतलब है सरकार नहीं थी, और जो नेचुरल सिस्टम था बस वही था। तो उस समय पर इन्होंने कहा कि मान लीजिए इंसान पैदा हुआ, ठीक है, पैदा होने के बाद अब जैसे आप बढ़ने लगेंगे तो आपको ज़रूरत है कुछ खाने पीने की, राइट? तो उसके लिए आप कुछ एफर्ट करेंगे, रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे। तो यानी कि अपने एफर्ट से रिसोर्सेज को अरेंज तो आप तब भी करेंगे जब सरकार नहीं है। तो ऐसे में ये तो आपका अधिकार हुआ, क्योंकि आप नहीं एग्जिस्ट कर सकते बिना रिसोर्सेज के। यू नीड क्लोथ्स, यू नीड फूड, यू नीड शेल्टर। तो ये आपका अधिकार होना चाहिए। कोई भी सरकार आपसे आपका ये अधिकार ना छीने कि आप अपनी प्रॉपर्टी ना रखें। जब मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूं तो इसका मतलब कोई भी चीज है, जो संसाधन, जो रिसोर्सेज है। तो वहां से ये जो आइडिया है राइट टू प्रॉपर्टी, वो इमर्ज हुआ। तो इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है जॉन लॉक का। आपको ये लगता कि इनके इस कंसेप्ट ने दुनिया में कितने सारे सरकारों को कंट्रोल में कर दिया, राइट? साथ में इन्होंने कहा
कि भाई जैसे ही हम पैदा हुए तो हमें कुछ सोचने के लिए दिमाग दिया ईश्वर ने, राइट? तभी हम सोच पा रहे हैं, तभी हम कुछ काम कर पा रहे हैं। अगर हमें कुछ खाना पीना है, कुछ अरेंज करना है, तो हम लॉजिक लगाते हैं, अच्छा इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे। यानी कि ये जो सोचने की क्षमता है ये भी हमारी नेचुरल क्षमता है। यानी कि कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, अभी आप ब्रीथ कर रहे हो, तो आप ब्रीथ इस वजह से कर रहे हो क्योंकि सरकार ने आपको ये अधिकार दिया, या इस वजह से कर रहे हो क्योंकि प्रकृति ने आपको ये अधिकार दिया? मुझे बताइए। आप इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि nature has given you this right. Nature has designed this system, respiratory system, and connected this in this way कि हमारी सेल्स को जरूरत है कि हम सांस लें, ऑक्सीजन जाए, तभी वो रिएक्शंस होंगी जो नेसेसरी है बॉडी की फंक्शन के लिए, राइट? तो जॉन लॉक ने कहा कि भाई जीने का अधिकार तो नेचर ने दिया, तो आप कैसे उसको छीन सकते हैं? तो पहले तो मिडावल टाइम में आपको ये जीने का अधिकार भी नहीं था। यानी कि आर्बिट्री एक्शन से अगर सरकार ने किसी को मौत के घाट उतार दिया तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इन्होंने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि ये राइट आपने नहीं दिया, ये राइट दिया नेचर ने। तो इसी वजह से तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और क्या कहता है कि सरकार जो है आर्बिट्रीली आपकी लाइफ को नहीं ले सकती, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा सरकार को। तो आपको नहीं लगता ये जो आइडिया है ये लिबरल आइडिया है, राइट? तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में है कि नहीं? हम सबकी लाइफ में राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। अब आपको रिलेट होने लगा होगा, राइट? तो यानी कि जो लिबरलिज्म वर्ड है, ध्यान रखिएगा जहां पर भी वर्ड आता है इज्म, वाद यानी कि उदारवाद, उसका मतलब है कि यानी कि इस वर्ड के अंदर कई सारे व्यूज हैं, कई सारे आइडियाज हैं, और वो आइडियाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका कोई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? इसको हम कहते हैं विचारधारा, विचारों की धारा, राइट? तो अब ये जो वर्ड है कहां से बना? लिबरे से बना। लिबरे का मतलब होता है फ्रीडम। और अगर मैं बेसिक आपको बताऊं कि लिबरलिज्म से आप क्या समझ सकते हैं, तो लिबरलिज्म से आप दो कंडीशन समझ सकते हैं कि दो कंडीशंस आपको एश्योर की जा रही हैं। पहला, मिनिमाइजिंग रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि आप पर जो रुकावटें लगाई गई हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनको मिनिमाइज किया जाए। इसका सपोर्ट करता है लिबरलिज्म का आइडिया। साथ में आपके लिए लाइफ में चॉइसेस को बढ़ाया जाए, इसका सपोर्ट करता है लिबरलिज्म का आइडिया। अब मुझे बताइए आप में से कौन ऐसा है जो इन दो कंडीशंस को नहीं चाहता होगा? कोई ऐसा है कि वो कहता हो कि नहीं नहीं सर, मुझे तो रेस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद है, मुझे तो चॉइसेस चाहिए ही नहीं लाइफ में, मुझे तो जो समाज दे देगा, जो सरकार दे देगी, जो घर वाले बोल देंगे, बस मैं तो वही करता हूँ, इसके अलावा तो मैं दिमाग लगाता ही नहीं हूँ। नहीं ना, आपकी पर्सनल लाइफ में भी यू आर लिबरल नाउ, मोस्ट ऑफ द पीपल, एक्सेप्शंस में भी देयर, राइट? क्योंकि आपको लगता है जब रेस्ट्रिक्शंस हटेंगी आपकी लाइफ से तब आप बेहतर जिंदगी जी पाओगे, आप फ्री महसूस कर पाओगे। जब बेटर चॉइसेस होंगी आपके पास तो आप वो कर पाओगे जो आप डिजर्व करते हो, आप एक्सप्लोर कर पाओगे। और जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तो बेहतर कैसे होगे? तो यानी कि मॉडर्न एज में रेशनल मैन का आइडिया आया। अब रेशनल मैन कैसे? देखिए, मैंने कहा कि लिबरलिज्म का आइडिया एक इंपॉर्टेंट पिलर है मॉडर्न एज का। यहां से वो ट्रांजिशन देखा गया मिडावल से मॉडर्न में। अब मैंने कहा कि राइट्स नहीं दिए जा रहे थे मिडावल में, लेकिन मॉडर्न में दिए गए। क्यों? ये बिलीव किया गया कि भाई व्यक्ति जो है वो रेशनल है, उसके पास लॉजिक है, और अगर उसके पास लॉजिक है तो उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो खुद डिसाइड कर सकता है। और अगर वो खुद डिसाइड करता है तो उसको अधिकार दो। दैट पर्सन डिजर्व राइट, दैट पर्सन डिजर्व राइट टू गेन प्रॉपर्टी, दैट पर्सन डिजर्व राइट ओवर इट्स लाइफ, राइट? तो ऐसे ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, यानी कि बिलीव किया गया कि नहीं, लोग तार्किक हैं, राइट? और यहीं से फिर वो इक्वालिटी का कंसेप्ट भी इमर्ज हुआ कि भाई अगर हर कोई लॉजिकल है, जो भी प्रकृति में है, तो यानी कि भाई उसको तो आपको अधिकार देना चाहिए, सरकार को उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर इक्वली ट्रीट नहीं किया और वहाँ पर डिस्पैरिटी रही तो वहाँ पर डिसहार्मनी होगी, और जहाँ डिसहार्मनी होगी वहाँ अनस्टेबिलिटी होगी। अगर इनइक्वल रहे लोग तो उस समाज में क्या शांति हो सकती है? नहीं, कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा जिसको लगेगा कि भाई हमारे साथ तो गलत हो रहा है, फिर वहाँ अव्यवस्था आ जाएगी, राइट? तो इस वजह से इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो भी इस मॉडर्न एज से लिबरलिज्म के साथ ही इमर्ज हो रहा था। तो अब आपको समझ में आया कि लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है। पॉलिटिकल क्यों वर्ड यूज किया? पॉलिटिकल वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि अभी आपको बताया राइट्स, अधिकार, सरकार, तो सरकार से जो आपका रिलेशन है लिबरलिज्म ने चेंज किया कि नहीं किया? पहले डिवाइन राइट्स वाला कंसेप्ट चल रहा था, तब इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? साथ में मोरल फिलॉसफी भी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इक्वालिटी,
राइट। इक्वालिटी केवल सरकार से ही एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपस में भी इक्वालिटी को हमें लेकर चलना होगा, नहीं तो फिर वो डिसहार्मनी और अनस्टेबिलिटी कंडीशन आ जाएगी। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, आपके अधिकार, लिबर्टी, कंसेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये वर्ड्स पॉपुलर हुए विद आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्यों? क्योंकि कानून के समक्ष सब समान होने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। अगर कुछ लोग कहने लगे भाई हम कानून से ऊपर हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि वहाँ पर एक स्पेसिफिक ट्रेंड में नहीं चलेगी सरकार। कोई किसी का अधिकार कभी भी एवरेज हो सकता है अगर कुछ लोग समझने लगे हम कानून से ऊपर हैं। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन दिस लिबरलिज्म। और आपको ही लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका यूज किया गया, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। अब देखिए लीडर्स जो थे ब्रिटिश, चाहे हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की बात करें, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी क्रांतियां हुई, जैसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इनमें एक बात कॉमन थी, जनता बदलाव चाहती थी। और बदलाव इसलिए चाहती थी कि जनता को लग रहा था कि उनका शोषण हो रहा है, दे वॉन्टेड चेंज, राइट। नाउ 3 डिस्टिंक्ट फेजेस हुए लिबरलिज्म में। क्या है वो फेजेस? पहला था क्लासिकल, बहुत ही आसानी से समझाता हूं। जैसे अब हमने ये तो कह दिया कि भाई सरकार शोषण कर रही थी, लेकिन अब इस शोषण से परे एक कैसी व्यवस्था बनाई जाए? तो कहा गया कि देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई, लेकिन सरकार को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए, मीन्स गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन मार्केट। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, एडम स्मिथ, जिन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उन्होंने कहा कि भाई लोगों, आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए? लोगों ने कहा बिल्कुल सर प्रोस्पेरिटी चाहिए, हम चाहते हैं हम पॉवर्टी से अलग हो सकें। तो उन्होंने कहा देखो, जब तक सरकार दखल देती रहेगी, आपको अपॉर्चुनिटी, चॉइसेस नहीं मिलेंगी, आपसे रेस्ट्रिक्शन नहीं उठेंगे, तब तक आप जो है तरक्की नहीं कर सकते। अपनी रियल पोटेंशियल तब मिलेगा जब सरकार बैकफुट पे आएगी। सर जनता ने कहा कि सरकार आप चेंज हो जाइए, यू शुड एक्चुअली गो ऑन बैकफुट। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा अगर प्रोस्पेरिटी आएगी मेरा क्या फ़ायदा है? तो इन्हें पता लगा कि सर अगर लोगों से आपने रेस्ट्रिक्शंस को हटाया, दे कैन एक्चुअली प्रोड्यूस गुड्स ऑफ देयर ओन चॉइस, दे कैन सेल ऑन प्राइसेस विच दे वांट। डिमांड सप्लाई का खेल होगा, अगर डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है तो उसी हिसाब से प्राइस होगा डिसाइड। तो इससे तो सबको फायदा है, क्योंकि ज़्यादा टैक्स आपको ही मिलेगा। सरकार ने कहा ये तो बड़े काम की बात है, तो ठीक है क्लासिकल लिबरलिज्म को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेज थी लिबरलिज्म की। लेकिन हुआ क्या? जो प्रॉमिस एडम स्मिथ करके गए थे कि इससे प्रोस्पेरिटी आएगी, गरीबी चली जाएगी, हुआ कुछ उल्टा। प्रोस्पेरिटी आई तो सही, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों ने फैक्ट्रीज लगाई, गवर्नमेंट इंटरवीन कर नहीं रही थी, तो उन्होंने अपनी मर्जी से वेजेस दी लोगों को, यानी कि उनको केवल इतनी मजदूरी दी जिससे उनका आज का काम चल सके, कल का काम ना चले, और मेजर प्रॉफिट जो है खुद ले लिया। तो इस तरीके से वेल्थ कंसेंट्रेट होता रहा और कुछ लोग गरीब हो गए। तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा गई। और इनइक्वालिटी होती है तो क्या होती है? मैंने आपको बताया था, इनइक्वालिटी होती है, डिसहार्मनी होती है। अब रिवोल्यूशन के चांसेस बन जाते हैं, और रिवोल्यूशन के चांसेस यानी कि अनस्टेबिलिटी आ सकती है। क्या कोई भी सरकार चाहेगी अनस्टेबिलिटी आए? क्या आप चाहेंगे अनस्टेबिलिटी आए? नहीं। तो इसी वजह से नया कंसेप्ट लाया गया, पॉजिटिव लिबरलिज्म। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। इसको हम नेगेटिव लिबरलिज्म इसलिए कह रहे हैं, नेगेटिव का मतलब वो आम भाषा में यूज करने वाला सही गलत मत समझिएगा। नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं कि भाई जब सरकार बैकफुट पे रहेगी, जब सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, तब जाके यू विल बी एबल टू प्रॉस्पर, यू विल बी एबल टू बी एट योर बेस्ट, जब सरकार बैकफुट पे रहे। लेकिन कहा गया कि भाई अगर उन गरीबों की सोची जाए, उन वर्कर्स की सोची जाए, तो अगर सरकार उनके लिए कुछ इंटरवीन नहीं करेगी, अगर लेबर लॉज नहीं बनाएगी, तो उन्हें बचाने कौन आएगा? उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम नहीं आएगी, तो वो तो फिर रिवोल्ट कर देंगे। तो ऐसे में कंसेप्ट आया पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव का मतलब है कि सरकार को कुछ करना पड़ेगा अपनी तरफ से, जैसे वेलफेयर स्कीम्स लानी पड़ेंगी, लेबर लॉज लाने पड़ेंगे, जिससे कि उन्हें सही एनवायरमेंट मिल सके वर्कर्स को, तब जाके सही मायने में कंडीशन स्टेबल होंगी। इसको कहा गया पॉजिटिव लिबरलिज्म, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स लाई गई तो वेलफेयर लिबरलिज्म। ये सेकंड स्टेज थी लिबरलिज्म की। अब आप कहेंगे फिर तो सब बढ़िया हो गया होगा, मजे आ गए होंगे। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स पे, क्योंकि वर्कर क्लास ज्यादा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ज्यादा है? वर्कर्स क्लास ज्यादा है, क्योंकि वर्कर्स ज्यादा होते हैं, राइट। फैक्ट्री ओनर्स तो कम होते हैं। अब इतने सारे वर्कर्स के लिए इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स पुअर्स के लिए। तो ऐसे में कहा जाने लगा कि ये तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट होने लगा, बहुत ज्यादा घाटा होने लगा सरकार के बजट में। तो सरकार ने कहा ऐसे हम कितने समय तक आगे चल पाएंगे? तो उस टाइम पर मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी, और
उस टाइम पर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, चलिए चेंज करते हैं फिलॉसफी में जो ये पॉलिसी है और न्यू लिबरलिज्म लेकर आते हैं। न्यू लिबरलिज्म का मतलब है कि दोबारा सरकार बैकफुट पे जा रही है और सरकार इस बार कह रही है कि एक्चुअली रियल जो सोल्यूशन है ना वो तो मार्केट है। न्यू लिबरलिज्म के जो सपोर्टर थे, बेसिकली न्यू लिबरलिज्म करीब है नेगेटिव लिबरलिज्म के, लेकिन एक्चुअली ये नेगेटिव लिबरलिज्म से भी ज़्यादा ओपन है मार्केट के लिए। इन्होंने कहा मार्केट इज़ गॉड। अब आप इसको लिटरली मत ले लेना कि ये तो मार्केट को भगवान बता रहे हैं। लॉजिक देखिए, आप अपने आसपास कुछ भी देखिए, आपके रूम में जो भी है, जो भी प्राइवेट कंपनी की है, जैसे मेरे हाथ में माइक है, वॉच है, ग्लासेस हैं, ये सब प्राइवेट कंपनीज़ के हैं, राइट। और ये हमें जिस दाम पर मिल रहे हैं और जिस क्वालिटी के मिल रहे हैं, आपको नहीं लगता इसमें एक बहुत बड़ा रोल फ्री मार्केट का है? फ्री मार्केट का मतलब होता है जहाँ पर कंपटीशन होता है, क्योंकि मार्केट में कई सारे प्राइवेट प्लेयर हैं और वो आपस में compete कर रहे हैं कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, और हम उनका प्रोडक्ट कब लेंगे? जब क्वालिटी भी होगी और जब प्राइस भी कम होगा। तो ऐसे में हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? और जब वो compete कर रहे हैं तो बेटर इनोवेशन हो रहा है, राइट। और नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में भी डाइवर्सिटी आ रही है, नए नए लोगों को जॉब भी मिल रही है, और जॉब मिल रही है तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये लॉजिक दिया गया कि न्यू लिबरलिज्म जो है वो सही मायने में आपकी पॉवर्टी को हटाएगा, वो सही मायने में प्रोस्पेरिटी लाएगा। तो ऐसे में न्यू लिबरलिज्म बिकेम द पॉपुलर आइडिया एंड इट बिकेम पॉपुलर इन 1970s 80s। हालांकि फिर इसके भी नेगेटिव आए और फिर एक और बैलेंस्ड अप्रोच आई जो फोर्थ स्टेज थी, लास्ट स्टेज थी, वो था सोशल लिबरलिज्म, यानी कि जिसको अमर्त्य सेन सपोर्ट करते हैं। कहते हैं देखिए एक बैलेंस बना रहना चाहिए, मार्केट भी हो, वेलफेयर स्कीम भी हो, इतनी वेलफेयर स्कीम भी ना हो कि सरकार घाटे में ही चलती रहे, फिस्कल डेफिसिट ही होता रहे, लेकिन हमें उस गरीब जनता का भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि वही तो ह्यूमन पोटेंशियल है, वही तो वर्कर है, वही मिडिल क्लास बनेगा, उन्हीं में से कुछ लोग इनोवेशन करेंगे। अगर उन्हीं को आपने एजुकेटेड नहीं किया, एजुकेशन हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप किसके लिए बनाएंगे? इनसे कहा गया कि चलिए आपने कहा सरकार बैकफुट पे चली जाए, मार्केट इज गॉड, लेकिन मार्केट तब होती है जब वहां पे लेने वाले होते हैं, मींस कस्टमर्स होते हैं, और कस्टमर्स तब आएंगे जब उनके पास पैसा होता है। और कस्टमर क्लास को बनाए रखने के लिए आपको उनकी हेल्थ एजुकेशन स्किल पे खर्च करना होगा, और वो खर्च कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा क्या अपनी जेब से? नहीं, सरकार करेगी, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है जनता के लिए। तो ऐसे में जो फोर्थ आइडिया था सोशल लिबरलिज्म, दैट बिकेम पॉपुलर। आई होप दीज 4 stages, mean 3 prominent stages and 4th one, I think this is clear to you now. अब जो लेफ्ट है वो क्या कहता है? लिबरलिज्म ग्राइंडिंग बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। अभी चल क्या रहा है? ये कहा जा रहा है कि इधर से लेफ्ट है और इधर से राइट है, दोनों के बीच में ग्राइंड हो रहा है लिबरलिज्म। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तक लिबरलिज्म तो समझ में आ गया, लेकिन ये लेफ्ट राइट ग्राइंडिंग ये बात नहीं आई। तो पहले समझते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग है क्या, इसके ओरिजिन पे जाते हैं, रूट्स पे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 1789। क्या हुआ था 1789 में? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब वो पार्लियामेंट बैठी, संसद बैठी, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लोग थे वो भी अलग अलग तरह के लोग थे। राइट साइड पे जो लोग बैठे उनमें से कई लोग तो मोनार्की के सपोर्टर थे, यानी कि वो चाहते थे कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी वो सही तो थी, कुछ थोड़े बहुत बदलाव कर लेते। तो ऐसे में उनको कहा गया राइट विंग। मैं आपको बता दूं, राइट विंग के जो नाम है और जो इसके मायने हैं वो समय के साथ बदले भी हैं। यानी कि उस समय पर राइट विंग का मतलब था जो मोनार्की के सपोर्ट में थे लोग, आई थिंक यहां पर दिख रहे होंगे आपको राइट में जो बैठे हुए लोग हैं, और जो ये ज़्यादा अमीर लोग थे, नोबल क्लास से, जो मज़े कर रही थी अंडर द मोनार्क, राइट। ये चाहते थे वैसे ही चलता रहे। और जो यहां पर थे वो बड़ा बदलाव चाहते थे, रिवोल्यूशनरी थे, उनमें ज़्यादातर वर्कर्स थे, गरीब वर्ग था। तो तभी से एक कनेक्शन बन गया इस वर्ड का कि अच्छा लेफ्ट विंग वाले वो लोग होते हैं जो गरीब मजदूर किसान की बात करते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, आप जेएनयू की बात करेंगे तो वहां पर ज़्यादातर जो मूवमेंट और जो डिस्कोर्स होता है, डिस्कशन होता है, वो किस बात पे होता है? गरीब मजदूर दबे कुचले की हम आवाज़ उठाते हैं, राइट। और ये राइट विंग उस टाइम मोनार्की थी। अब राइट विंग के मायने अलग अलग भी हुए हैं, उस पर भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन आई थिंक आपको ओरिजिन क्लियर है। अब देखिए लेफ्ट विंग जो है वो रिफॉर्मिस्ट है, रिवोल्यूशनरी है, बड़े बदलाव की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं। वो कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। राइट विंग कहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बना हुआ है अगर वो अच्छे से चल रहा है, स्थिरता से चल रहा है, तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ खासियतें होंगी, तो उन खासियतों को एकदम से उखाड़ नहीं फेंकना चाहिए,
दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, जैसी चीज़ें हैं वैसे चलने दो, थोड़ा बहुत बदलाव अगर करना चाहो वो कर लो, राइट। लेकिन जो बेसिक ट्रेडिशंस है, बेसिक वे ऑफ वर्किंग, वो वैसे ही रहने चाहिए। ये राइट विंग सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को। तो अब यानी कि डेफिनेशन और जो डिस्टिंक्शन है वो समय के साथ बदली भी है, क्योंकि अब उस समय से हम इस समय में आ रहे हैं। तो देखिए आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या है। लेफ्ट विंग किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट विंग और राइट विंग आमतौर पर पॉलिटिकल टर्म मानी जाती है कि हाँ इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट ये पॉलिटिकल पार्टीज ही इन टर्म्स का यूज़ करती हैं, जबकि पूरी तरह ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके दो मायने हैं, एक सामाजिक और एक आर्थिक, और फिर इन दोनों से जुड़ा हुआ है राजनीतिक। मतलब क्या हुआ, अब देखिए इन मुद्दों को देखिए। लेफ्ट विंग्स कहते हैं चर्च और स्टेट ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आप कहेंगे चर्च और स्टेट तो अलग हैं, इसमें कौन सी नई बात कर दी इन्होंने। नई बात ये है, ये कहते हैं कि जो सरकार है उसको धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, सरकार न्यूट्रल होनी चाहिए। धर्म पर्सनल स्फेयर का मैटर है, और जो पब्लिक स्फेयर है वो इससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। और इसी वजह से लेफ्ट विंगर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा लेफ्ट विंग ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी जो दबे की बात करती हैं, मजदूर की बात करती हैं, वो एथीस्ट भी होती हैं। और अगर कोई एथीस्ट यानी कि भगवान के विश्वास नहीं रखता, अगर कोई भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी अगर लेफ्टिस्ट है तो वो भी कहता है भाई सरकार को धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, धर्म का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। अगर वोट भी मांगे तो धर्म के नाम पर मत मांगिए, आप विकास के नाम पर मांगिए। तो ये लेफ्ट विंग का आइडिया है। सेम सेक्स मैरिज को भी सपोर्ट करते हैं लेफ्टिस्ट। और इसी वजह से आप देखेंगे ये जो डिस्कशन है, आपको जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर लेफ्ट व्यूज पॉपुलर हैं, तो वहां पर इसमें आपको एक कंफर्ट मिलेगा, राइट, कि हाँ मतलब वी आर ओके विद दिस, पीपल हैव इंडिविजुअल चॉइस। तो कनेक्टेड है कि नहीं लिबरलिज्म से। दे अपोज डेथ पेनल्टी, कहते हैं कि देखिए सरकार का काम है चीज़ों को व्यवस्थित करना। अगर कोई व्यक्ति ने बहुत ही हीनियस क्राइम किया है तो उसको आप उम्र कैद दे दीजिए, कठोर से कठोर आप सज़ा दे दीजिए, लेकिन जान ले लेना वो गलत है, ऐसा लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी मानती है। दे आर ओपन टू इमिग्रेशन, इनका कहना है कि देखिए हम सभी को ये अधिकार होना चाहिए कि हम किसी भी एरिया में जाएं, किसी भी एरिया में जाकर काम करें, हमें दीवारें नहीं खड़ी करनी चाहिए दुनिया में, क्योंकि ये जो टेरिटरीज हैं, बाउंड्रीज हैं, तो हमने बनाई है बाद में, भगवान ने थोड़ी ना बनाई थी। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और मिल रही हैं तो वहाँ होनी चाहिए। और इसी वजह से भी लेफ्टिस्ट पार्टी, जब ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू हुआ था तो वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड ले रही थी। तो उसमें एक आइडियोलॉजिकल रीजन भी था। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि आप रोहिंग्या मुस्लिम्स को बाहर वापस करने की बात कर रहे हैं कि वो म्यांमार में रैखाइन स्टेट में चले जाएं जहां पर उनको खुद अपनी जान का खतरा है, ये मानवता के खिलाफ है, क्योंकि ये इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, राइट। एडवोकेट मोर टैक्स ऑन रिच पीपल, जाहिर सी बात है ये कहेंगे कि भाई हमें तो दबे की बात करनी है, और दबे की विकास कब होगा, जब जो बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी ज़्यादा मानी जानी चाहिए। तो इस वजह से उससे ज़्यादा टैक्स लो, बेटर वेलफेयर स्कीम्स बनाओ, हेल्थ एजुकेशन स्किल पर खर्च करो गरीब तबके के। प्रो ग्लोबलाइजेशन, अब इस पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर लेफ्ट को तो हम सोचते हैं कि वो तो व्यापार वगैरह के सब खिलाफ ही होते हैं, कहते हैं कि भाई सरकार के अंदर ही होना चाहिए सब कुछ, फिर ये ग्लोबलाइजेशन के प्रो क्यों लिखा आपने यहाँ पर? वो इस वजह से, मैंने आपको क्या बताया कि लेफ्ट एज एन आइडिया में भी कई सारे लोग इसके कई मायने में इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि लेफ्ट का आइडिया प्रो इमिग्रेशन भी है, आसानी से इधर उधर जा सके, और वो कहता है कि आपस में व्यापार भी करने के लिए एक खुलापन होना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ताकतवर कॉन्ग्लोमरेट, कोई बड़ी कंपनियां, केवल उनको आप लेवरेज दे दीजिए और वो मार्केट्स का अब्यूज करें इन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, राइट। अब राइट विंग को जानते हैं। तो देखिए राइट विंग कहता है कि देखो सरकार और धर्म, अगर ये दोनों बातें साथ साथ करी जाएं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी कि सरकार अगर कहे कि भाई हम तो धर्म को एक प्रोमिनेंट आइडिया मानते हैं, ये हमारी पहचान है, इसके आधार पर हम गवर्नमेंट स्कीम्स भी बनाएंगे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये राइट विंग का आइडिया है, राइट, जिसका आजकल विरोध भी होता है और कई लोग सपोर्ट भी करते हैं। एक ट्रांजिशन देखा जा रहा है। तो आपको ये देखना चाहिए कि ये लेफ्ट विंग वालों की आइडियोलॉजी वो है, इस वजह से उनका दुनिया को देखने का नज़रिया और उसके प्रति जो सोल्यूशन है वो अलग है। राइट विंग आइडियोलॉजी अलग है, उनके विचार ही अलग हैं, तो इस वजह से उनका देखने का नज़रिया और सोल्यूशन अलग है। एंटी अबॉर्शन, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि देखिए अबॉर्शन का मतलब वो तो अननेचुरल आप जा रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक है, किसी ने जीवन लिया है तो उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। तो ये एक
आइडिया है, हालांकि इसमें भी अलग अलग डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन कोर राइट विंग को जोड़ा जाता है एंटी अबॉर्शन ड्राइव से। दे फेवर टैक्स डिडक्शंस। टैक्स डिडक्शन क्यों? देखिए वो क्या कह रहे थे लेफ्ट कि भाई अमीरों पे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, टैक्स बढ़ाइए अमीरों पर। ये टैक्स डिडक्शन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब टैक्स डिडक्शन करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आएंगी, तभी लोग फैक्ट्रीज खोलेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ हम पर टैक्स कम है तो वो सहूलियत बढ़ेंगी। इससे क्या, ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और नौकरी के बाद जो गरीबों की बात थी उनका गरीबों का भला कैसे हो जाएगा? ट्रिकल डाउन इफेक्ट से हो जाएगा। जब उनको नौकरियां मिलेंगी तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी साबित होंगी। तो ये टैक्स डिडक्शन की बात करते हैं। इसी वजह से राइट विंग की गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट सेक्टर काफ़ी सपोर्ट करता है। मेन रीजन क्या है टैक्स डिडक्शन का? मैंने बताया, टू बूस्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमी। ये इनका सोल्यूशन है, राइट। और इसी वजह से आप देखेंगे कि यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, कई सारे इकोनॉमिस्ट जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो जैसे अमर्त्य सेन, राइट। लेकिन जब आप बीजेपी की गवर्नमेंट आपने देखी तो उस टाइम पर आपको जो इकोनॉमिस्ट मिले वो फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट मिले। अरविंद पनगरिया हु वाज एक्चुअली वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ही वाज वन ऑफ देम। तो मुद्दे की बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये उनका सोल्यूशन, कांग्रेस का सोल्यूशन अलग था टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, एंड जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका सोल्यूशन अलग था। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया के केस में। दूसरे देशों में लेफ्ट विंग और राइट विंग वाली पार्टीज बिल्कुल अलग सोल्यूशन रखती हैं, लेकिन इंडिया के केस में सामाजिक, मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट राइट जो विंग है उसकी आइडियोलॉजी का एक सोशल एंगल है, एक इकोनॉमिकल एंगल है, और दोनों जुड़ते हैं पॉलिटिकल एंगल से। तो हमारे यहाँ कुछ लोग कह देते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी फंडामेंटली डिफरेंट पार्टीज हैं, लेफ्ट एंड राइट। कांग्रेस को कहते हैं कि ये सेंटर टू लेफ्ट है, ये राइट, लेफ्ट टू सेंटर है, और ये राइट है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे देखा जाए तो कई चीज़ों में सेम भी हैं। जैसे बीजेपी भी सब्सिडीज़ की बात करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है वेलफेयर के लिए, गरीबों के लिए, और कांग्रेस भी लाती है, क्योंकि ये हमारे देश की ज़रूरत है, गरीब जनता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर कितने टाइम तक आप रहेंगे। राइट विंग जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये एक डिफरेंस है। रेस्ट्रिक्ट करते हैं इमिग्रेशन को। लेफ्टिस्ट में आपको बताया था वो इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, ये इमिग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब कनेक्ट कीजिए रोहिंग्या इश्यूज से। क्या कहा जा रहा था? हमारी सरकार कह रही थी भाई पहली प्रायोरिटी हमारे देश की सुरक्षा है। तो ऐसे में अगर इमिग्रेंट्स या रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो हम वो नहीं होने देंगे, हम उनको वापस भेजेंगे, राइट। हम रिफ्यूजी कैंप्स में रखें बांग्लादेश में, वहाँ पर हम सहायता दे देंगे, लेकिन इंडिया में एंट्री नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये राइट विंग का आइडिया है, राइट। ऐसे ही जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस में प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इमिग्रेशन के मैं खिलाफ पॉलिसी बनाऊंगा। ये उनकी जो इलेक्शन कैंपेन था उसका भी पार्ट था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ राइट विंग पॉलिटिशियन। आई थिंक अब रिलेट हो रहा होगा आपको। टू कंजर्व कंट्रीज कल्चर, वो इस वजह से करते हैं ऐसा, क्योंकि इमिग्रेशन आया तो कंट्री का जो कल्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है? और कल्चर को क्योंकि प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसी वजह से इनको कंजर्वेटिव भी कहा जाता है, राइट विंग आइडियोलॉजी। सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब मैंने आपको बताया था सोशल एंगल अलग है और इकोनॉमिक एंगल अलग है। इकोनॉमिक एंगल यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के बेस पे, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भी आपको टर्म्स मैंने बताया, टैक्स रिडक्शन, कैपिटलिज्म, राइट। इकोनॉमिकली लेफ्ट, इकोनॉमिकली राइट। सो इकोनॉमिकली जो लेफ्ट होती है आइडियोलॉजी, वो क्या कहती है? मोर गवर्नमेंट इंटरवेंस इन इकोनॉमी। जैसे ये जो इकोनॉमिकली लेफ्ट पार्टीज हैं, ये गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसके खिलाफ है, राइट, कि भाई सरकार को इन सरकारी कंपनियों को नहीं बेचना चाहिए। जबकि इकोनॉमिकली जो राइट पार्टीज हैं वो सपोर्ट करती हैं, वो कहती हैं लेस इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी, क्योंकि इनका मानना है गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम व्यवस्था चलाना है, सरकार का काम मूलभूत जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है और इनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। अगर कहीं पर पैसा स्टक है इन कंपनियों में और वो इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही या फिर फीबल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो उससे बेटर है कि उस पैसे को वहां से निकालकर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, स्किल में लगाया जाए। वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा ग्रोथ लाएगा देश के लिए। ऐसा इकोनॉमिकली राइट जो पार्टीज होती हैं उनका विश्वास होता है। और अब आपको रिलेट हो रहा होगा ये। अब देखिए इस लाइन को देखिए, इससे बिल्कुल ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। यहां पर आपकी लिबरल आइडियोलॉजी, ठीक है, लिबरल से भी इधर आपके पास है सोशलिस्ट, ये आपका लेफ्ट विंग है, ठीक है, ये इधर लेफ्ट विंग है और इधर आपका ये राइट विंग है। तो सोशलिस्ट लेफ्ट विंग है और कम्युनिस्ट उससे भी ज़्यादा लेफ्ट विंग है। कम्युनिस्ट तो अल्टीमेट आइडिया, कम्युनिस्ट तो क्या कहता है कि भाई कार्ल मार्क्स तो कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन जो है स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी, सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब किसी के पास सरकार होती है उसके पास पावर आ जाती है, फिर वो शोषण करता है,
राइट। वो कहते थे कि स्टेट जो है वो तो इंस्ट्रूमेंट है एक्सप्लॉयटेशन का, विच वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ कैपिटलिस्ट। ये पूंजीवादी, ये जो अमीर वर्ग है, इनको सपोर्ट करती है हमेशा स्टेट, राइट। तो यानी कि तो अल्टीमेट यू कैन से एक्सट्रीम लेफ्ट जो होता है उसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट। ये रेडिकल है, ये कहता है सब कुछ खत्म करके नई ही व्यवस्था बनानी पड़ेगी, राइट। इधर आप देख रहे हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव किस तरफ आएगा? राइट विंग की तरफ आएगा, यानी कि जो बिलीव करते हैं कि नहीं भाई हमारी कल्चर प्रोमिनेंट है, इमिग्रेशन को मत अलाउ करो इतना ज़्यादा। फासिस्ट, फासिस्ट भी एक्सट्रीम राइट है, जैसे कि हिटलर। हिटलर क्या कहते हैं? जर्मन रेस आर द सुपीरियर वन, राइट। प्योर हैं हम, क्योंकि जर्मन प्योर हैं, दे डिजर्व मोर लैंड। तो यानी कि जो भावना है एक कल्चरल आइडेंटिटी और उसको प्रोमिनेंट करना, ये फासिस्ट है, इस वजह से एक्सट्रीम राइट है। तो इधर हो गया राइट विंग, ये रिएक्शनरी है, सिचुएशन के हिसाब से करते हैं, ये पूरी व्यवस्था को ही उखाड़ के नया बनाना चाहते हैं, राइट। समवेयर देयर इन बैलेंस वी हैव दिस लिबरल। और अब इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है लिबरल, और दोनों के बीच में ग्राइंडिंग चल रही है। इन टर्म्स ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप इनका इसी लाइन पर देख तो सकते हैं कि ठीक है हमने बीजेपी को राइट में रखा, कंजर्वेटिव, मोनार्किज्म तो नहीं है अब इंडिया में, लेकिन कुछ जगह पर सपोर्ट किया जाता है। इधर आपने देखा कांग्रेस, कांग्रेस सेंटर लेफ्ट, यहां पर आप लिबरलिज्म देख रहे हैं, सोशलिज्म देख रहे हैं, इधर एक्सट्रीम में, मतलब कांग्रेस से भी उधर, यहां पर आपको दिख रही है लेफ्ट पार्टीज। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, यूपीए, तो उसमें लेफ्टिस्ट पार्टीज गठबंधन में थी, लेफ्टिस्ट पार्टी सपोर्ट कर रही थी। आपने नहीं देखा होगा कि लेफ्टिस्ट पार्टी यहां पर गठबंधन में होंगी, बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि भाई इसके साथ तो अलायंस हमारा करना हो सकता है, क्योंकि हम लेफ्ट में हैं, ये कम से कम सेंटर लेफ्ट है। लेकिन बीजेपी क्योंकि राइट है, इस वजह से वो लेफ्टिस्ट पार्टीज आपको इनके साथ अलायंस में नहीं दिखेंगी पॉलिटिकली। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, द काइंड ऑफ फंक्शनिंग दीज पार्टीज डू, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक बेसिस नहीं है इंडिया में, इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस हमें नहीं दिखता कुछ ही मुद्दों को लेकर। सोशल एंगल पे हमें दिखता है, वो मैंने आपको बताया, लेकिन दोनों ही तरह की पार्टीज वेलफेयर स्कीम्स तो गरीबों के लिए रखनी पड़ती है। ऑल पार्टीज इन इंडिया लेफ्ट विंग बिकॉज सपोर्ट सब्सिडीज, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर प्रोग्राम, अपोज डेथ पेनल्टी, इंक्रीज टैक्सेस एटसेट्रा। इन सब चीज़ों पर हमें कुछ कम्युनिटी दिखती है। हालांकि इंक्रीज टैक्सेस पर मैं बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट का आइडिया वो ये है कि जो कॉर्पोरेट है उस पर टैक्सेस को हमें रेशनलाइज करना चाहिए, और इसी वजह से कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो काफ़ी हद तक कम भी हुआ है। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए भी प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि ये इनका तरीका, ये इनका सोल्यूशन है टू प्रमोट ग्रोथ। कांग्रेस और लेफ्टिस्ट का अलग है, इनका अलग है। तो अगर जनता ने इनको चांस दिया तो जाहिर सी बात है ये अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। सम पार्टी सपोर्ट LGBTQ राइट्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, लेकिन हम इंडिया में पार्टीज जो है खुलकर इस बात का सपोर्ट नहीं करती हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट पार्टीज भी हों, एक दबे वॉइस में सपोर्ट होता है। इन इंडिया दिस जनरल डिस्टिंक्शन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट कैन नॉट एंटायरली अप्लाई। इस बात पे तो आप एग्री हो ही गए होंगे अब तक, राइट। बताया क्योंकि कई चीज़ें अभी क्या दिखती हैं, कॉमन ही दिखती है। तो वी कैन सी दैट देयर इज अ चर्निंग गोइंग ऑन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। अब ऐसा ही चर्निंग है क्यों, आपको ये समझ में आया ऑरिजिन क्या है इस आइडिया का, इसके मायने क्या हैं, लेकिन ये चर्निंग का मतलब क्या है, कैसे इसमें एक डिबेट टाइप हो रही है। सबसे पहले तो ये जो वर्ड्स हैं ये एम्बिगस हैं, मतलब इसके कई सारे मायने हैं, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, भले ही कोई पार्टी कहती है हम राइट विंग है, लेकिन कई सारी पॉलिसीज उनकी लेफ्ट विंग वाली दिखती हैं इंडिया में, और ऐसा कई जगह पर होता है। लेकिन एक बात हम सबको माननी पड़ेगी, किसी भी हेटेरोजेनस सोसाइटी में, यानी कि जहाँ पर विविधता होती है, वहाँ पर टॉलरेंस की ज़रूरत होती है। टॉलरेंस का मतलब होता है कोई व्यक्ति आपसे बिल्कुल अलग विचार रखता है, आप उस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं है, लेकिन तब भी यू आर रेडी टू एग्जिस्ट विद दैट पर्सन एंड यू आर रेडी टू एक्चुअली वर्क विद दैट पर्सन। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके विचार से एग्री हो रहे हैं, लेकिन आप उसके इस अधिकार को मान रहे हैं कि इसके पास एक डिफरेंट व्यू रखने का अधिकार है। तो हेटेरोजेनस सोसाइटी में इसकी ज़रूरत होती है, और ये लिबरलिज्म से रिलेट करता है, राइट, क्योंकि इंडिविजुअल राइट की बात होती है। अब यहां पर क्या दिख रहा है, लेकिन टॉलरेंस कुछ हद तक कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में कम होता जा रहा है। इंडिया में एक तरह की आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और अगर कोई भी उसकी काउंटर आइडिया रखता है तो उसको बहुत ज़्यादा सब्जुगेट किया जाता है या डिलिनेट किया जाता है कि ये गलत है। तो फिर अब ऐसे में जो ये लिबरलिज्म का आइडिया है, अगर ये इतना पॉपुलर आइडिया था तो ये तो इंडिविजुअल राइट की बात कर रहा था, टॉलरेंस की बात कर रहा था। तो अगर टॉलरेंस कम हो रहा है, अगर हम ये मानते हैं, हालांकि ये भी डिबेटेबल इशू है, तो क्या इसका मतलब ये है कि लिबरलिज्म खतरे में?
क्या हम ये माने कि लिबरलिज्म सॉल्यूशन नहीं दे पाया हमारे समाज की इश्यूज को, और इसी वजह से लोग नाउ पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर आइडियाज जो कि थ्रेट हैं लिबरलिज्म के लिए? क्योंकि लिबरलिज्म तो एक बैलेंस है, उधर लेफ्ट से भी थ्रेट हो सकता है और इधर कोर राइट से भी थ्रेट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी आइडिया को, किसी व्यवस्था को थ्रेट तब होता है जब आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं दे रहे होते, तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे आइडिया की तरफ। फॉर एग्जाम्पल 2013 की बात कीजिए, 2012-13 इवन 11 से स्टार्ट हो गया था, भारत में करप्शन है, करप्शन की जड़ ये है, और ऐसे में अब देश को चाहिए एक मजबूत स्तंभ, और ऐसा स्तंभ भले ही वो उसमें उसके लिए कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़े लेकिन वो जायज़ माने जाएंगे, राइट। प्लस ये कहा जा रहा था कि देखिए जो टॉलरेंस है, उस टॉलरेंस में एक्चुअली अब्यूज़ हो रहा है, राइट, समटाइम्स ऑफ मेजोरिटीज़ एज वेल। मतलब ये ऐसे आइडियाज़ पॉपुलर हो गए, डिबेट में आ गए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है माइनॉरिटी का अपीजमेंट हो रहा है। तो टॉलरेंस और माइनॉरिटी अपीजमेंट दोनों में फ़र्क है। टॉलरेंस का मतलब है भाई सरकार किसी एक के फेवर में नहीं रहेगी, सरकार के लिए सब नागरिक हैं, राइट। लेकिन अपीजमेंट का मतलब है कि आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो जिसका नुकसान मेजॉरिटी को हो रहा है। तो ऐसे में मेजॉरिटी क्या करेगी? मेजॉरिटी कहेगी साइड में रखो इस लिबरलिज्म को, अब चलेगा राइट विंग। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये राइट विंग की चर्निंग अब आपको रिलेट हो गई होगी लिबरलिज्म से हम क्यों कह रहे हैं। फ्रांसिस फुकुयामा, इनका कहना है कि देखिए हेटेरोजेनस सोसाइटी में लिबरलिज्म की ज़रूरत बनी ही रहेगी और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि आपको इंडिविजुअल राइट, टॉलरेंस, इन सबको मानकर चलना पड़ेगा, अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग लैंग्वेज को ड्यू स्पेस देना पड़ेगा। इसके बिना वो सोसाइटी चल ही नहीं सकती, नहीं तो इम्बैलेंस आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, लिबरलिज्म एसोसिएट करता है ग्लोबलाइजेशन से, लिबरलिज्म एसोसिएट करता है कैपिटलिज्म से। अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म, लेकिन मुद्दा ये है कि इससे नेगेटिव इंपैक्ट हुआ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी बढ़ गई। अब पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि देश में असमानता बढ़ रही है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, गरीब की स्थिति में मतलब वो अभी वहीं पर हैं। लेकिन पार्टीज ना तो उसको डिनाई कर सकती कि नहीं देखिए असमानता नहीं बढ़ रही, और ना इस आइडिया को सपोर्ट कर सकती, क्योंकि अगर सपोर्ट करा तो जनता कहेगी अगर आप मानते हैं कि आपने जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रखा है बहुत ज़्यादा, कॉरपोरेट्स को बहुत ज़्यादा आपने लिबर्टी दी है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, पॉलिसीज़, और इसकी वजह से इनइक्वालिटी हो रही है, तो वापस लो इनसे, वाई यू आर सपोर्टिंग दीज कैपिटलिस्ट। तो वो भी सरकार नहीं कर सकती क्योंकि टैक्स बनाकर चलना है, और ये कॉरपोरेट चले गए तो फिर नौकरियां कम हो जाएंगी, राइट। तो ऐसे में सरकार अपने आप को इस स्थिति में फंसा हुआ पाती है, और ऐसे में क्वेश्चन उठने लगता है लिबरलिज्म पर। सो कंफ्यूजन यही बना रहता है कि पार्टीज किस तरफ जाएं, क्या करें। लिबरलिज्म एक तरीके से डोमेस्टिक कंपनीज को भी रियून कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के रेस्पेक्ट में। जैसे कि अगर हमने अपनी मार्केट को ओपन कर दिया तो ऐसे में कुछ अव्यवस्थाओं में क्या होता है कि उनकी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो compete नहीं कर सकती उन बड़ी कंपनीज से। तो ऐसे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नुकसान होता है, डोमेस्टिक को नुकसान होता है। अब वो सरकार क्या करे? अब वो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हो जाए क्या? अगर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हो जाए, जैसे कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जो है राइट विंग, उन्होंने लिबरल्स पे क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है बाहर की कंपनीज से। ऐसे में इंडियन कंपनीज को भी कह दिया कि आपको डोमेस्टिक हमारे अपने अमेरिकन को जॉब ज़्यादा देनी पड़ेंगी। फिर इन्फोसिस जैसी कंपनीज ने कहा कि ठीक है, हम 10,000 यूएस सिटीजन्स को अब नौकरियां देंगे। तो ये एक तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन का झंडा जो यूएस लेकर चला था कि नहीं, सारी व्यवस्थाएं ओपन होनी चाहिए और आसानी से ट्रेड होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, तो तब उनको जब तक फ़ायदा चल रहा था तब तक तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब उनको लगा कि नहीं, अब तो यूएस के अलावा ये एशियन इकोनॉमीज़ की जो कंपनियां हैं ये हमारी मार्केट में ज़्यादा सामान बेचने लग गई, तो उनको नुकसान होने लगा। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हम अपना अपना करेंगे, सब अपना अपना देखिए। तो एक तरीके से जो प्रोटेक्शनिज्म है, ये एक तरीके से लिबरलिज्म को एक चैलेंज दे रहा है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है आप दीवारें खड़ी कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था में कि भाई बाहर से कंपनीज आसानी से हमारे यहाँ ट्रेड नहीं कर सकती। क्योंकि क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज सेविंग दीज इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इज योर प्राइमरी गोल। क्योंकि अगर आपके लोग बेरोजगार हो गए तो सड़कों पे आ जाएंगे और आपके यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। तो अब चलिए समअप करते हैं, ठीक है। आई थिंक अभी तक समझ में आ गया होगा। अब समअप करते हैं। लिबरलिज्म क्या सपोर्ट करता है? सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है। सेकुलरिज्म क्या? यानी कि स्टेट और रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। सरकार को धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, रिलीजन, ये सब होनी चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिए। स्पीच एक्सप्रेस ये भी होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही बातें कही गई हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। लिबरलिज्म सपोर्ट करता है इसको।
टॉलरेंस होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव लॉ, लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म अगेंस्ट किसके है? अगेंस्ट है स्टेट रिलीजन के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार यानी कि राष्ट्र का एक ऑफिशियल रिलीजन हो जाए, तो ऐसे में जो डाइवर्सिटी है, जो अदर रिलीजन है, वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे। इस वजह से लिबरलिज्म इज अगेंस्ट दैट। मोनार्की को भी सपोर्ट नहीं करता लिबरलिज्म, कहता है इसमें तो क्या है, कंसेंट्रेट हो जाती है पावर। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग इसके अगेंस्ट है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, हम रिवीजन कर रहे हैं इसका। बैरियर्स टू द ट्रेड, बैरियर नहीं होने चाहिए ट्रेड के, क्योंकि अगर आपने व्यापार में बाधाएं खड़ी कर दी तो विकास नहीं हो पाएगा। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म के भी खिलाफ है, मर्केंटाइल पॉलिसीज के खिलाफ है, ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ है, यानी कि पावर एक जगह कंसेंट्रेट हो जाए और सरकार उसका दुरुपयोग करे। हेरिडिटरी प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग, कुछ परिवार, उनको ही शासन की सहूलियतें हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये टॉपिक अब आपको काफ़ी क्लियर होगा और अब आप मान रहे होंगे कि जो आइडियाज़ हैं, दीज आर द गवर्निंग आइडियाज़। और जैसे ये बिलीफ और जो पॉपुलैरिटी ऑफ आइडियाज़ शिफ्ट होती है तो हमारी सोसाइटी शिफ्ट होती है, हमारे रिलेशन विद गवर्नमेंट शिफ्ट होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम शिफ्ट होता है। चलिए मिलते हैं फिर दोबारा दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन शूट मी अ मैसेज ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल shashank.powerbeing। ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी इस टेलीग्राम ग्रुप में, शशांक त्यागी फॉर यू में।